हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लॉट पैराडॉक्स। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बेहतरीन मूवी शैंग-ची के बारे में। तो चलिए मूवी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का समय दिखाया गया है, जहाँ हम वेनवू नाम के एक महान योद्धा को देखते हैं जो हजारों सालों से जिंदा है। उसके पास 10 जादुई रिंग्स है जिन्हें वो अपने दोनों हाथों में पहनता है और उनसे उन्हें दिव्य शक्ति मिलता है और इन्हीं की वजह से उसे इमोर्टैलिटी यानी कि अमर जीवन का वरदान मिला है। ये रिंग्स उसके पास कैसे और कहां से आया ये किसी को नहीं पता। उसे सिर्फ और सिर्फ ताकत की भूख थी, इसीलिए उसने इन रिंग्स का इस्तेमाल करके हर एक साम्राज्य को जीतता चला गया और अपने सेना का नाम रखा दी 10 रिंग्स। फिर सदियां बीत गई और हमें 1996 का समय दिखाया गया। इस वक्त वो दुनिया के हर कोने में फैल गया और पूरी दुनिया की सरकार भी उसके सामने झुकते हैं। अब उसके पास पैसा और ताकत दोनों हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसके पास कुछ कमी है। और फिर इसके बाद उसे तालो नाम की एक जगह के बारे में पता चलता है, जो एक रहस्यमयी और छुपा हुआ गांव है, जो एक जादुई जगह है। उसे वहां जाना है, लेकिन उस गांव को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो कहां पर है। लेकिन वेनवू के पास एक नक्शा है और उस नक्शे को लेकर वो अपनी टीम के साथ उस जगह को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो एक जादुई जगह है, इसीलिए जो भी वहां पर जाने की कोशिश करता है वो जगह उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उस गांव तक जाने के लिए उन्हें एक जंगल से गुजरना होगा। लेकिन वो जंगल एक भूल भुलैया होता है, वो हर वक्त अपना रास्ता बदलता रहता है और वेनवू की गाड़ी को भी वो जंगल रास्ता भटकाकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। लेकिन वेनवू अपनी रिंग्स की मदद से उस गाड़ी से निकल जाता है और उसकी जान बच जाता है। फिर वो जंगल के अंदर जाता है और उसका सामना एक रहस्यमयी लड़की यिंग ली से होता है, जो उसे कहता है कि इस गांव से चले जाओ। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और जिंदगी में पहली बार वेनवू किसी से हार जाता है। लेकिन उस लड़की के पास भी जादुई शक्ति होते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों कई बार मिलने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। यिंग ली अपने गांव के एल्डर से परमिशन मांगती है ताकि वो दोनों शादी करके तालों में ही रह सके, लेकिन वेनवू के पास्ट को देखते हुए वो लोग उन्हें इजाजत नहीं देते। इसीलिए यिंग ली अपने गांव को छोड़कर वेनवू के साथ चली जाती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। यिंग ली वेनवू के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुका था, इसीलिए वेनवू भी हमेशा के लिए अपने रिंग्स को उतार देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। फिर उन दोनों का एक बच्चा होता है और उस बच्चे का नाम होता है शैंग-ची। और फिर शैंग-ची धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसकी माँ उसे उसके पिता के 10 रिंग्स के बारे में भी बताती है कि इन्हें पहनने के बाद वो बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। फिर शैंग-ची पूछता है, अगर वो इतने ही शक्तिशाली थे तो आपने उन्हें कैसे हराया? उसकी माँ बोलती है कि मैं जिस गांव से हूँ यानी कि तालो, वहाँ पर हम एक ड्रैगन रक्षा करते हैं जिनसे हमें ये जादुई शक्ति मिलती है। फिर शैंग-ची पूछता है कि क्या आप अभी भी वो सब कर सकती हैं? उसकी माँ कहती है कि नहीं, क्योंकि अब मैं तालो और वहाँ की जादुई शक्तियों को छोड़ चुकी हूँ। और वो शैंग-ची को एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं, जब भी लगे तुम रास्ते से भटक गए हो तब ये तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। और फिर उसका एक बहन भी होता है जिसका नाम होता है शू शाइलिंग। वेनवू अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि वो अपना पुराना लाइफ छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन जब वेनवू घर पर नहीं होता तब उसके कुछ पुराने दुश्मन उसके घर पर हमला कर देते हैं और उसकी पत्नी को मार देते हैं। और इसी की वजह से वेनवू को अच्छाई पर से विश्वास उठ जाता है और वो फिर से उन रिंग्स को पहन लेता है और उन लोगों को मार देता है जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था। और इसीलिए वेनवू फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। और फिर इस घटना के बाद वेनवू शैंग-ची को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो बहुत शक्तिशाली बन जाए और बड़ा होकर उसका साथ दे सके। लेकिन उसका ट्रेनिंग इतना भी आसान नहीं होता। वेनवू शैंग-ची को तो ट्रेन किया करते थे, लेकिन अपनी बेटी को कभी भी ट्रेन नहीं किया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गुजरने के बाद उसने कभी भी अपनी बेटी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि वो उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती थी। लेकिन शू शाइलिंग यानी कि शैंग-ची की बहन दूसरों की ट्रेनिंग को देखते हुए सीखती रही। फिर जब शैंग-ची 14 साल का हो जाता है तब उसके पिता पहली बार उसे किसी मिशन पर भेजते हैं। वो जाने से पहले अपनी बहन से मिलता है और कहता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करके 3 दिनों के अंदर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। फिर उसकी बहन उसका इंतजार करती रही, लेकिन दिन बीते, साल बीते, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आया। उसकी बहन 6 साल से उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आया। इसीलिए अब शू शाइलिंग वहां से भाग जाता है और मकाऊ जाके धीरे धीरे अपने बलबूते पर एक फाइट क्लब ओपन करती है। और उधर शैंग-ची उस मिशन को कंप्लीट किए बगैर वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे अपने डैड का काम कभी भी पसंद नहीं था। और तब से वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है और अपने बेस्ट फ्रेंड केटी के साथ एक होटल में काम करता है।
और इधर अपनी पत्नी और बच्चों के चले जाने के बाद वेनबू अपनी पत्नी की याद में तालों के बारे में रिसर्च करता है ताकि किसी तरह वो अपनी पत्नी को वापस ला सके, क्योंकि तालो एक मैजिकल जगह है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। और कई सालों तक रिसर्च करते करते उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, तालो की पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गेट है, मैं उस गेट के अंदर कैद हूँ, मुझे आकर छुड़ा लो, तालो के लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। और वेनबू को तालो तक कैसे जाना है ये भी पता चल जाता है, इसीलिए अब उसे अपने बच्चों का साथ चाहिए ताकि वो तालो जाकर अपनी पत्नी को छुड़ा सके। उसके बच्चे कहाँ पर हैं उसे सब पता है, क्योंकि 10 रिंग्स के लोग दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। और अब वो सेंगची को एक झूठा पोस्ट कार्ड भेजते हैं जिसमें उसकी बहन शू शाइलिंग का एड्रेस लिखा होता है, ताकि सेंगची को लगे कि ये पोस्ट कार्ड उसकी बहन ने ही भेजा है और उसे उसकी मदद चाहिए। और फिर वेनबू अपने कुछ आदमियों को सेंगची के पीछे भेजता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि सेंगची और केटी बस से काम के लिए निकलते हैं और उसी वक्त वेनबू के गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो सेंगची से उसके माँ का दिया हुआ लॉकेट मांगते हैं, लेकिन सेंगची उन्हें लॉकेट देने से मना कर देता है, इसीलिए उसके और उन गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। केटी ये देख के शॉक हो जाती है कि सेंगची इतनी अच्छी तरह से लड़ना कैसे जानता है, क्योंकि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अब उन लोगों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होता है। एक गुंडा सेंगची से बोलता है कि इसके बाद हम तुम्हारे बहन के पीछे जाएंगे, और ये सुनकर सेंगची और भी गुस्सा हो जाता है और आखिरकार वो उन गुंडों को हरा देता है और उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन वो गुंडे उसके लॉकेट को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगची चाइना के मैकाओ शहर जाना चाहता है, क्योंकि सेंगची को जो कार्ड मिला था उसे लगता है कि वो कार्ड उसे उसके बहन ने भेजा था, यानी कि वेनबू का प्लान कामयाब हो जाता है अपने बच्चों को एक साथ लाने का। केटी पूछती है, तुम्हें मकाओ क्यों जाना है और वो लोग कौन थे? तब सेंगची उसे बोलता है कि वो मेरे डैड के आदमी थे और अब वो मेरी बहन के पीछे जाएंगे। वो मकाओ में रहती है, इसलिए मुझे जाना होगा। और अब वो मकाओ के लिए निकल जाता है। केटी उसे अकेला नहीं छोड़ती, उसे सेंगची के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना है, इसीलिए वो भी उसके साथ जाती है। और प्लेन में सेंगची केटी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कहता है कि मेरा असली नाम शॉन नहीं बल्कि सेंगची है। दरअसल उसने सैन फ्रांसिस्को में आकर अपना नाम भी बदल दिया था ताकि उसे कोई भी पहचान न सके। और फिर वो लोग मकाओ पहुंच जाते हैं और उसी बिल्डिंग में जाते हैं जिसका फोटो और एड्रेस उस कार्ड में लिखा हुआ था। और वहां जाके वो अपनी बहन शू शाइलिंग के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। दरअसल वो एक फाइट क्लब होता है और वहां पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से वोंग और हल्क मूवी से एबोमिनेशन का एक छोटा सा कैमियो दिखता है जब वो दोनों आपस में लड़ते हैं। अब वहां पर फाइटिंग करने के दौरान सेंगची अपने बहन शू शाइलिंग से मिलता है, लेकिन उसकी बहन बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सेंगची वापस लौटकर नहीं आया था, उसे छोड़कर चला गया था। फिर उसे पता चलता है कि उसका बहन ही इस फाइट क्लब का ओनर है और वो उसे बताता है कि उनके पिता उन लॉकेट्स के पीछे पड़ा हुआ है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर हमला कर सकते हैं। उसकी बहन कहती है, मैंने तुम्हारे बगैर रहना सीख लिया और इस जगह को भी मैंने ही बनाई, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर सेंगची पूछता है, फिर क्यों तुमने मुझे अपना पोस्ट कार्ड भेजा? और वो उसे वो पोस्ट कार्ड दिखाता है, लेकिन उसकी बहन बोलती है, मैंने तो कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। और तभी 10 रिंग्स के आदमी यानी कि उनके डैड वहां पर हमला कर देते हैं। फिर एक घमासान लड़ाई के बाद उनके डैड उन लोगों को पकड़ लेते हैं और शू शाइलिंग से उसका लॉकेट छीन लेते हैं और अपने बच्चों को और केटी को लेकर उनके घर वापस लौट जाते हैं। फिर सेंगची बाद में अपने डैड से पूछता है कि आपने हमें ढूंढा कैसे? वो कहते हैं कि मेरी नजर हमेशा से तुम दोनों पर थी, मैंने इतने सालों तक दुनिया पर राज किया, लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तब सब कुछ बदल गया। उसने मेरे लिए अपने लोगों को छोड़ दिया और मेरे साथ चली आई और मैंने भी यह सब छोड़ दिया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन जब तुम्हारी माँ गुजर गई तब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो सेंगची से बोलते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी माँ की गांव यानी टालो के बारे में और भी चीजें खोजने लगा और फिर मुझे पता चला कि उस गांव के पीछे एक पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा है और तुम्हारी माँ वहां पर कैद है, हमें उसे छुड़ाना होगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर लाया हूँ। हम तीनों मिलके तुम्हारे माँ को वापस ले आएंगे। शू शाइलिंग पूछती है कि आपको कैसे पता कि माँ वहाँ पर कैद है? वेनबू बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी माँ ने बताया। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अजीब है। वो मुझसे मदद मांगती है कि मैं उसे उनके लोगों से बचा लूँ। उन लोगों ने ही उसे वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग शादी करने वाले थे तब तालो के लोगों ने ही हमें वहाँ पर रहने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उस काबिल ही नहीं हूँ। इसीलिए अब मैं उन सब से बदला लूंगा और तुम्हारी माँ को आजाद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी मारना पड़े। सेंगची बोलता है कि ये सब आपका वहम है, लेकिन फिर उनके पिता उन चुराए हुए लॉकेट्स को एक पत्थर के ड्रैगन की आंख पर रखता है और इससे उन्हें उस जंगल के भूल भुलैया में से होते हुए तालो तक पहुंचने का रास्ता दिखता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे माँ को मदद नहीं चाहिए था
तो वो इन लॉकेट्स को तुम्हें क्यों देते। और फिर वो ऐलान करते हैं कि आज से 3 दिन बाद हम तालों के लिए रवाना होंगे। लेकिन सेंगची उनसे आर्ग्यू करता है, इसीलिए वेनवू उन लोगों को लॉकअप में कैद कर देते हैं। अब लॉकअप में उन्हें मैंडरिन मिलता है, वही मैंडरिन जिसे हमने आयरन मैन 3 में देखा था, जिसने 10 रिंग्स के हेड यानी वेनवू होने का नाटक किया था। क्योंकि जिसने वो एक्ट प्लान किया था उसे वेनवू के असली नाम के बारे में पता ही नहीं था। वो दरअसल एक डम्ब एक्टर है जिसे हायर किया गया था ये सब करने के लिए। असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था, लेकिन बाद में वेनवू ने उसे अपने पास कैद कर लिया अपने मनोरंजन के लिए, और तब से वो यहीं पर कैद है, जिसका असली नाम है ट्रेवर। और उसके पास एक मिथिकल क्रिएचर होता है जो तालों से सेंगची की माँ के साथ यहाँ पर आया था, जिसे ट्रेवर बॉडीज कह के पुकारता है। लेकिन सेंगची अपने डैड से पहले तालों पर पहुंचना चाहता है ताकि वो अपने डैड से उन गांव के लोगों को बचा सके। लेकिन वो दरवाजा साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। लेकिन ट्रेवर कहता है बॉडीज बोल रहा है कि वो अभी तुम्हें तालों तक पहुंचा सकता है, और इसीलिए अब वो लोग जेल तोड़कर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो लोग उस जंगल के अंदर जाते हैं और बॉडीज की मदद से बहुत मुश्किलों का सामना करके उस भूल भुलैया को पार करके तालों तक पहुंच जाते हैं। और फिर हम तालों को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत लेकिन एक छोटा सा गांव है, जो मिथिकल क्रिएचर्स का घर और एक मैजिकल जगह है। वहाँ पर सेंगची और उसकी बहन अपनी मासी यिंगनान से मिलते हैं, और सेंगची उन्हें बताता है कि मेरे डैड यहाँ पर जल्द ही हमला करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि मेरी माँ उस बड़े से गेट के अंदर कैद है। और फिर उसकी मासी उसे पूछता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। सेंगची बोलता है कि उन्हें मेरे माँ ने बताया, उन्हें मेरी माँ की आवाज सुनाई देती है। फिर उनके मासी उन्हें उन गेट के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये गेट एक शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस ड्वेलर इन डार्कनेस को बंद करने और उस राक्षस और उसके क्रिएचर्स को बाहर निकलने से रोकने के लिए बनाया गया था। बहुत सालों पहले तालों के लोगों ने हमारे प्रोटेक्टर ड्रैगन की मदद से ड्वेलर इन डार्कनेस को हराया था और उसे उस गेट के पीछे बंद कर दिया था। गेट को उसी ड्रैगन के खाल से बनाया गया था, जो इतना मजबूत होता है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। वो राक्षस आज भी उस गेट के पीछे कैद है और हम उस गेट की रक्षा करते हैं। वो राक्षस तुम्हारे पिता की 10 रिंग्स की मदद से आजाद होना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें तुम्हारी माँ की आवाज के जरिए यहाँ पर बुला रहा है ताकि वो आके उस दरवाजे को तोड़ दे और वो राक्षस आजाद हो जाए। और फिर इसके बाद यिंगनान सेंगची और सुशाइलिंग को उनके नए सूट देते हैं जो ड्रैगन की खाल से बना हुआ है। ये खाल जादुई और बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए इन खाल का इस्तेमाल करके वो लोग कवच और हथियार बनाते हैं। और फिर यिंगनान सेंगची को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने पिता को हरा सके। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वेनवू तालों तक पहुंच जाता है। यिंगनान उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेनवू किसी की भी बात नहीं मानता और फिर लड़ाई शुरू हो जाता है। सेंगची अपने डैड के साथ फाइट करता है, लेकिन उसके डैड 10 रिंग्स के साथ बहुत ताकतवर होता है। और फिलहाल सेंगची को अपनी माँ और अपनी मासी की तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसीलिए वेनवू सेंगची को आराम से हरा देता है और नदी में फेंक देता है। और फिर वो उस गेट को तोड़ने के लिए चला जाता है। वो गेट बहुत बड़ा और बहुत मजबूत होता है, लेकिन 10 रिंग्स की ताकत से उस दरवाजे में क्रैक हो जाता है और फिर उस गेट से छोटे छोटे क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं। वो क्रिएचर्स सब लोगों पर हमला करके उनकी आत्मा चुराने लगते हैं। ये क्रिएचर्स ड्वेलर इन डार्कनेस यानी उस राक्षस के अंडर काम करते हैं। वो राक्षस अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन क्रिएचर्स से लोगों की आत्मा को इकट्ठा करवाता है। जब ये क्रिएचर्स लोगों की आत्मा ले लेते हैं, तब ये राक्षस उन आत्माओं से अपनी शक्ति को और मजबूत बनाता है। इससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ताकि जब वो गेट पूरी तरह से टूट जाए तो वो अपने फुल पावर के साथ आजाद हो सके और दुनिया में तबाही फैला सके। इसीलिए ये छोटे छोटे क्रिएचर्स लोगों की आत्मा को खींचकर ड्वेलर इन डार्कनेस यानी उस राक्षस को देने का काम करते हैं, ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके और वो अपने मिशन में सफल हो सके। इन क्रिएचर्स के ऊपर नॉर्मल हथियारों का कोई भी असर नहीं होता, उन्हें बस ड्रैगन की खाल से बने हुए हथियारों के जरिए ही मारा जा सकता है। इसीलिए 10 रिंग्स के लोग और तालों के लोग एक साथ काम करते हैं। अब बहुत सारे क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उस गांव का प्रोटेक्टर यानी वो ड्रैगन नदी से बाहर निकलता है और उन लोगों की मदद करता है। और फिर हम देखते हैं कि सेंगची भी उस ड्रैगन के साथ होता है। सेंगची अपने पिता को रोकने के लिए जाता है और अब उसके पास भी जादुई शक्तियां आ जाती है, क्योंकि ड्रैगन उसे वो शक्तियां दे देता है। इसीलिए अब वो अपने डैड के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और अब वो उन 10 रिंग्स को अपने काबू में कर लेता है, जैसा कि उसकी माँ ने पहले भी किया था। और अब वो रिंग्स उसके पास आ जाते हैं, यानी कि अब वो सेंगची के कंट्रोल में होते हैं। और फिर आखिरकार वेनवू हार मान लेता है, लेकिन अब वो गेट टूटने लगता है और वो राक्षस यानी ड्वेलर इन डार्कनेस उस गेट को तोड़कर बाहर निकल जाता है। वो राक्षस सेंगची और उसके डैड को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके डैड अपना बलिदान देके सेंगची को बचा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वेनवू अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन वो कभी भी इस बात को समझ नहीं पाए और जाते जाते वो अपने बेटे सेंगची को वो रिंग्स दे देते हैं और आखिरकार वो मारे जाते हैं।
और अब वो राक्षस और प्रोटेक्टर ड्रैगन के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है, जिससे वो राक्षस हार रहा होता है। लेकिन उसके क्रिएचर्स गांव के लोगों को मार के उसके लिए और भी आत्मा चुरा कर लेके आता है, जिससे वो राक्षस और भी ताकतवर बन जाता है। और अब वो ड्रैगन उससे हार रहा होता है, वो ड्रैगन की आत्मा को खींचने लगता है। अगर वो ड्रैगन की आत्मा को चुराने में कामयाब हो गया तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन केटी अपनी तीर से उस राक्षस के गले पर हमला करता है, जिससे कि वो ड्रैगन बच जाता है। और फिर आखिरकार उन रिंग्स की मदद से शैंग-ची उस राक्षस को मारने में कामयाब हो जाता है। और फिर गांव में शांति आ जाती है और गांव के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जो कि जंग में मारे गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि शैंग-ची और केटी वापस सैन फ्रांसिस्को में एक बार में बैठी होती है। लेकिन फिर वोंग एक पोर्टल के जरिए उनके पास आते हैं और फिर शैंग-ची और केटी को अपने साथ लेके जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम ब्रूस बैनर यानी हल्क और कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को देखते हैं। वो दोनों और वोंग मिलकर उन रिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन रिंग्स का ओरिजिन क्या है, यानी कि ये कहां से आए हैं। लेकिन उनके पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं होता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये रिंग्स बहुत ही पुराने हैं, मतलब बहुत ही पुराने, यानी कि वो भी नहीं जानते कि ये रिंग्स कहां से आए हैं। लेकिन फिर वोंग दिखाता है कि ये रिंग्स किसी को सिग्नल भेज रहा है, लेकिन किसे, ये किसी को नहीं पता। यानी कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अब सु शाइलिंग यानी कि शैंग-ची की बहन अब 10 रिंग्स का नया लीडर बन चुकी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।